गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस ईयर जो आपके डबल एडीएम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के क्लासेस चल रही हैं। जैसा कि आप लोगों को आज न्यूज़ मिली होगी, मिली गई होगी कि आपका एग्ज़ाम्स जो होंगे वो नेक्स्ट मंथ में होने वाले हैं। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दैट। तो जो आपका क्वेश्चन का चल रहा था सीरीज़, उसमें हम बात कर रहे थे एयर पोल्यूशन की। ठीक है, तो लास्ट क्लास में एयर पोल्यूशन का हल्का सा मैंने आपको रिवीजन करा दिया था क्या होता है। ठीक, सबसे पहले एयर पोल्यूशन क्या होता है। देखिए, आपको बस डबल एडियम में कुछ भी नहीं करना है, अपने मन में थोड़ा सा रिवाइंड करिए। रिवाइंड करने के बाद बस आपको जैसे कि एयर पोल्यूशन क्या होता है, उसके बाद रीजंस क्या होते हैं, उसका इफ़ेक्ट क्या होता है, एंड लास्ट चीज़ कि आप उसको कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक, या उसको मतलब ऐसे कौन से तरीके हैं इन फ्यूचर। जैसे आप भी क्या है, एज ए इंजीनियर आपको सोचना पड़ेगा कि एज ए इंजीनियर आपको अगर ऐसे कोई भी इंडस्ट्रीज़ वगैरह डालनी है, या आप चाहते हैं कि एयर पोल्यूशन को कम करना है, तो ऐसे कौन कौन से स्टेप्स हैं, या ऐसे मतलब हमें क्या क्या उसके लिए केयरफुल होकर स्टेप्स लेने चाहिए। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। लास्ट क्लास में हमने आपको सारा बता दिया था। जैसे कि एयर पोल्यूशन का जो रीज़न्स हो सकता है वो क्या हो सकता है, जो आपका फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं है, वाहनों से निकलने वाला धुआं है। ठीक, उसके बाद है कि जो भी आप साइंटिफिक रिसर्च करते हैं, है ना, उसके अलावा जो आपका ओजोन लेयर में है ना, ओजोन लेयर में होल होने के कारण जो हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज़ हैं वो जो पृथ्वी पे आती हैं, तो जो अल्ट्रावायलेट रेज़ हैं वो भी पृथ्वी पे आने के बाद क्या होती है आपको पता है, वो भी क्या होती हैं, उनमें भी जो गैसें होती हैं बहुत भारी होती हैं और हमारे वायुमंडल में मिल जाती हैं, और जो हमारे स्वास्थ्य पे हानिकारक प्रभाव डालती हैं। ठीक है, तो एक ये सारे रीजंस हो गए। उसके बाद है कि आपका उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है। तो सबसे बड़ा इफ़ेक्ट आप ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट बता सकते हैं, एसिड रेन बता सकते हैं, फिर प्लांट्स पे क्या उसका इफ़ेक्ट होगा, एनिमल्स पे क्या इफ़ेक्ट होगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें थी। अब अगर उसको अगर उसको एलिमिनेट करने का तरीका है, मतलब ऐसे क्या स्टेप्स हैं जो हमें एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए लेना चाहिए। तो जो आपका इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगाई जाती हैं, तो उसे ऐसे आउटर जोन में लगाया जाना चाहिए जहाँ की मतलब लोग कम से कम आते जाते हो, मतलब वहाँ पे कोई भी ऐसा रूरल मतलब जहाँ पे लोगों का आवास ना हो, ऐसे जगहों पे लगाना चाहिए। और प्लस उनके द्वारा जो भी ऐसे केमिकल्स निकलते हैं उसको उन्हें ख़त्म करने का, है ना, उनके पास पूरे मतलब प्रॉपर तरीके से उसका ऐसा होना चाहिए सिस्टम कि वो जो उससे निकलने वाला जो धुआं वगैरह है उसको क्या करे, अंदर ही उसको डिकम्पोज कर दे। उसके बाद सेकेंड चीज़ है, जैसे आप वाहन की बात करते हैं तो ऐसे ही मतलब वाहनों को मतलब ऐसे इंजन वाला प्रयोग करना चाहिए जिससे कि कम से कम पोल्यूशन हो सके, है ना। जैसे आप टाइम पे देखते ही हैं BS5 BS6 के वाहन आना, और फिर जैसे अभी CNG के ऑटोज़ वगैरह चलना। तो ये सारे स्टेप्स टाइम टू टाइम लिए जाते हैं। प्लस उसके बाद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, फॉरेस्टेशन करें, है ना। जैसे अगर आप एयर पोल्यूशन के रीज़न में डिफॉरेस्टेशन भी बता सकते हैं, क्योंकि जो पेड़ हैं वो कम हो रहे हैं, तो इन्वायरमेंट में जो ऐसी गैसेस की मात्रा जो है बढ़ने की वजह से हमें प्रॉब्लम हो सकती है, तो फॉरेस्टेशन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। तो ये सारे स्टेप्स आप बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एयर पोल्यूशन है। अब जो एक नया क्वेश्चन है ये है कि एयर पोल्यूशन की जांच कीजिए, है ना। आप ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं, जैसे हमने बोल दिया कि जो एयर है यहाँ का पोल्यूटेड है, तो इसके लिए कुछ स्टेप्स भी होते होंगे। जैसे अगर आप कहीं भी नॉर्मली आते जाते हैं तो आपको तो ऐसे नहीं लगता ना कि हाँ वायुमंडल में हमारे ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इफ़ेक्ट कर रही हैं, आपको डायरेक्टली तुरंत से नहीं पता चलता है। या ऐसी कोई हानिकारक गैसें हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में क्योंकि क्या होता है, कुछ चीज़ों का जो रिएक्शन होता है हमें धीरे धीरे पता चलता है, जैसे कि कैंसर होना। ठीक, आप इमीडिएट नहीं जान सकते, वो क्या है, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ठीक, तो उसे तुरंत डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है। तो इसका मतलब जो एयर में ऐसे बहुत सारे अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो उसे आप रेजिस्ट कर सकते हैं, है ना। जब उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाएगी या आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो उसको रजिस्ट नहीं कर पाएगा, तब आपको उसका इफेक्ट समझ में आता है। तो इस वजह से टाइम टू टाइम क्या होता है, जो एरिया वगैरह होते हैं वहाँ पे आके एयर पोल्यूशन मतलब जो एयर होता है उसकी जांच करी जाती है। तब ऐसे पता चलता है कि मतलब वहाँ का जो एयर है उसमें आपको पता है गैसों का एक फिक्स कंपोजिशन है, उस कंपोजिशन के अलावा अगर कोई और गैस पाई जाती है तब उसे मतलब एयर पोल्यूशन वही बोला जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए दो कंडीशन होता है, एक तो होता है निम्न दाब की स्थिति में और एक उच्च दाब की स्थिति में। मतलब एक तो होता है कि आप जो एयर है उसको काफ़ी प्रेशर में ले लें, है ना, या एक लो प्रेशर एयर का। ठीक, तो इसमें होता है सबसे पहले यहाँ पे देखा आपको लिखा है सैंपल कलेक्टर। ठीक, मतलब जैसे जो एयर होता है उसे क्या किया आप, कोई ऐसा बॉक्स ले गए, आपको पता है कि एयर जो होती है वो नॉर्मल हर जगह जाएगी, फिर आप उसको क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। मतलब आपने वहाँ की एयर को क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया। फिर ये है फ्लो मीटर। फ्लो मीटर जो होता है वो आपका एयर का मतलब कितनी रेट से फ्लो हो रही है उसको करते हैं। फिर यहाँ पे पंप होते हैं, इसका भी प्रोसेस आपको बताएंगे। हाँ, पंप में क्या होता है, आप मतलब उस एयर को डालते हैं, फिर उसमें जितनी भी हानिकारक गैसें होती हैं उसके बारे में हम पता करते हैं और उसको दूर करते हैं। ठीक, और हाई प्रेशर में क्या होता है, सबसे पहले फ्लो मीटर लगाते हैं। फ्लो मीटर क्या करता है, आप उसको फ्लो मीटर के द्वारा आप जो एयर की स्पीड है वो ज़्यादा और कम कर सकते हैं। तो जब हाई प्रेशर एयर आता है तो आप उस सैंपल को तुरंत से कलेक्ट करना हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो पहले हम फ्लो मीटर का यूज़ करते हैं, फिर सैंपल कलेक्ट करते हैं, फिर पंप का यूज़ करते हैं। ठीक, तो ये ऐसा थोड़ा सा बेसिक था। अब देखिए हमारे पास इसके 4 मेथड्स हैं, है ना। मतलब जो आपके उद्योगों में, या तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एयर पोल्यूशन मतलब कि कैसे हम जांच करते हैं, या उद्योगों में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु किन संयंत्रों की मतलब प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसी में ही आपका मतलब मतलब यहीं पे ही आप क्या करें, उसका जांच भी होता है और प्लस उसको कंट्रोल भी किया जाता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो होता है आपको एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम फैक्ट्रीज़ वगैरह से है। तो फैक्ट्री वगैरह में इसके कैसे प्रोसेस किए जाते हैं, है ना। जैसे कुछ मतलब एयर पोल्यूशन का रीज़न इसलिए है क्योंकि जो फैक्ट्रियाँ होती हैं वो प्रॉपरली उस गैस को अच्छे से डिकम्पोज नहीं करती हैं, जिसकी वजह से वो हमारे एयर में आती है। ठीक, तो सबसे पहले है अवसादन कक्ष, फिर दूसरा है चक्रवात मेथड, तीसरा है मार्जक, और चौथा है स्थिर वैद्युत अवक्षेपण। ठीक है, तो 1 बाय 1 हमें यही सारे मेथड्स पढ़ने हैं कि जो इंडस्ट्रीज़ होते हैं वो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कैसे उसका यूज़ करते हैं। जैसे आपको पता है कि जितने भी मतलब बहुत सारी ऐसे गैसेस होती हैं जो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनाने में यूज़ में लाई जाती हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, जो बॉयलर वगैरह होते हैं उस बॉयलर में डाल करके उसका मतलब उसको हाई टेम्परेचर देते हैं और गर्म होता है। तो आपको पता है कि जो उसका वेपर है वो वेपर के रूप में क्या करेगा, बाहर निकलेगा और वो इन्वायरमेंट में ना जाने पाए। ठीक है, उसे अंदर ही क्या करना होता है, ख़त्म करना होता है। तो इस तरीके से स्टेप्स लिए जाते हैं। तो सबसे पहला मेथड पढ़ते हैं, है सेटलिंग चैम्बर। देखिए ये आपका क्या बना हुआ है, सेटलिंग चैम्बर बना हुआ है। ठीक, तो सेटलिंग चैम्बर में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास पोल्यूटेड एयर होती है उसको हम यहाँ में इस चैम्बर में डालते हैं। ठीक है, फिर जब ये एयर जो होती है इस चैम्बर में जाती है तो उसमें देखिए जो भी धूल के कण वगैरह होते हैं, मतलब यहाँ पे जैसे आपको पता है कि अगर गैस का जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक, तो वो जब जाती है तो वो क्या करती है, जितने भी धूल के कण वगैरह होते हैं वो उसके साथ चले जाते हैं क्योंकि काफ़ी लाइट होते हैं। अब जैसे ही आप उस गैस को थोड़ा सा, है ना, मतलब ऐसे कक्ष में डालेंगे, उसको थोड़ा सा उसके टेम्परेचर को डाउन कर दीजिए। डाउन करेंगे तो उसमें जो भी भारी कण होंगे वो अपने आप क्या हो जाएंगे, नीचे गिर जाते हैं। तो जो धूल के कण वगैरह रहते हैं हवा में वो क्या हो जाएंगे, ये आपका धूल हॉपर है ना। ये धूल हॉपर क्या करता है, सारे धूल वगैरह को कलेक्ट करता है, जिसमें देख रहे हैं आप पिस्टन लगा हुआ है। इसे टाइम टाइम पे खोल करके उसमें से धूल को क्या कर लिया जाता है, बाहर कर देते हैं, और फिर जो स्वच्छ वायु है वो बाहर जाती है। जैसे अगर आप देखते होंगे कि ऐसे वर्क होता है जैसे कि जो कंक्रीट वगैरह है इनको तोड़ने का काम हो गया, है ना, मतलब उनको बारीक कड़ बनाया जाता है। तो आपको पता है कि जब आप या फिर जैसे ईंट बनाया जाता है तो उसमें से आप देखते होंगे कि उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो भी बाहर आते हैं और वो आपके इन्वायरमेंट में कहीं ना कहीं आपको इन्फेक्ट करते हैं। तो इसी वजह से वो जो धूल के कण वगैरह हैं वो एयर में ना मिलने पाए, इसीलिए उनको ज़रूरी होता है कि आप उसे अंदर ही क्या करें, ख़त्म कर दें। ठीक है, जैसे आप देखते हैं चिमनी बनाई जाती है हाइट पे, अब अगर आप उसे टेम्परेचर देखिए गर्म कर रहे हैं तो उसमें क्या है, एक तो जो गैसें निकल रही हैं उससे हार्मफुल गैसें निकल रही हैं वो तो जा ही रही इन्वायरमेंट में, प्लस उसके साथ जो ऐसे धूल के कण हैं
ठीक। और आप अगर वहाँ पे हैं और आपको मतलब उस वो धूल के कण जो है वो एयर के माध्यम से आपके शरीर में चले जाते हैं, ठीक। तो इसी वजह से आपको सांस लेने में प्रॉब्लम, इसी वजह से जो एनिमल्स हैं उनको प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इस वजह से उनमें प्रॉपर चैम्बर बनाया जाता है जिसे आप क्या करें, ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका थियरी भी मैंने लिख दिया है। इसमें एक बड़ा चैम्बर होता है जिसमें गैस या दूषित वायु के वेग को कम करके, मैंने कहा कि उसके जो वेलोसिटी होता है उसको कम कर देते हैं। जब कम करेंगे तो उसके जो धूल के कण होंगे ना, वो जैसे अगर आप देखते होंगे कभी आंधी आती है, तो जब आंधी आती है तो उसके साथ क्या होते हैं, धूल के कण भी उड़ने लगते हैं। जैसे ही आंधी का वेग कम होता है सारे धूल क्या होती है, नीचे आने लगती है। तो वैसा ही है, वेग को कम करके उसमें धूल के कण पृथक किए जाते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस के द्वारा 50 माइक्रोमीटर से बड़े कण निकल जाते हैं। इसमें धूल हॉपर लगा देते हैं जो समय समय पर धूल को उससे क्या करते हैं, बाहर निकालते रहते हैं, ठीक है। तो ये आपका पहला मेथड हो गया। इसे बोलते हैं सेटलिंग चैम्बर मेथड या अवसादन कक्ष मेथड। आप ये डायग्राम के माध्यम से बहुत ही ईजी है, इसको समझा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब सेकंड है, ये है स्क्रबर, ठीक। ये जो आपको मैंने सेकंड बताया था चक्रवात, ठीक है। चक्रवात नहीं, ये मार्जक है, ठीक है। सेकंड है आपका जो मार्जक मेथड है। देखिए मार्जक मेथड में क्या करना जाता है, जो एयर होता है उसको थोड़ा सा हम गीला करते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट क्लास में इसकी बात करेंगे। अभी आपके पास 3 मेथड्स और हैं, और बाकी जो भी एयर पोल्यूशन का मतलब बस मैंने सॉल्व पेपर में देखा तो मुझे एक यही नया क्वेश्चन मिला है जो कि आपको नहीं कराया गया है क्लास में, तो बस करा देंगे। उसके बाद एक है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, है ना। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन आपने वैसे पढ़ा है लेकिन थोड़ा सा इसको यहाँ पे क्लास में मैं उसको डिटेल में बता दूँगी, तो वो चैप्टर हो जाएगा आपको। उसके बाद जो आपका 4 चैप्टर EIA था उसका तो फिक्स क्वेश्चन है, जितना मैंने आपको मतलब उसमें करवा दिया था EIA वाले में, और जैसे मैकेनिकल में नहीं हुआ था, स्टार्ट ही हुआ था शायद, तो उसका PDF मैंने वहाँ पे अपलोड कर दिया था, तो आप लोग उस चैप्टर को PDF में देख लीजिएगा। फिर बस लास्ट चैप्टर बचेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।